डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रीसेंट यूएई के दौरे पर एप्पल कंपनी को बज़ाहिर अल्फाज में थ्रेटन कर दिया कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दें वरना आप पे 25% टैरिफ्स लगा दिए जाएंगे। क्या ये इंडिया के लिए एक ग्लोबल एम्बेरसमेंट है? और साथ ही साथ पाकिस्तान को चाइना डिलीवर करने जा रहा है J-35A फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स एज अर्ली एज अगस्त 2025, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री सुप्रीमेसी की तरफ जा रहा है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन होंगी ऑन द रीजनल जियोपॉलिटिक्स, ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड एम्बिशंस ऑफ बोथ कंट्रीज, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बी विद मी टिल द एंड। वेलकम to TAS, the Ariba Show. It is well known and clear to the world that the powerhouse of manufacturing and production and assembling for the big products of the big giants like Apple, Samsung is China because of the cheap labor and resources and many other things. But इस सब में इंडिया कहाँ से आ गया? तो let me give you a context. In 2017 or long before that, major companies like Apple and Samsung इन्होंने navigate कर लिया the aftermath and the repercussions of upcoming ट्रेड वॉर बिटवीन द चाइना एंड द यूएस, क्योंकि ट्रंप 1.0 ने बहुत सारे सिग्नल्स दे दिए थे कि नाउ चाइना इज़ गोइंग टू बी काउंटर्ड बाय द यूएस एंड देयर will be a trade war between these two major economic powers of the world. तो एप्पल ने बहुत वाइजर डिसीजंस लिए एंड ऑनवर्ड्स टू 2017 उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को मूव करना शुरू कर दिया फ्रॉम द चाइना टू द इंडिया। एंड 2017 के बाद से ये सब प्रोसेस स्टार्ट हुआ एंड नाउ इन 2025 वी सी 20% of the global iPhone manufacturing is happening in the India, and the major tech industries and manufacturing companies जो कि ये काम सर अंजाम दे रही हैं वो हैं फॉक्सटोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पैक्ट्रोस। ये तीन मेजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में जो कि आईफोन्स को मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग, प्रोडक्शन एंड अदर लेबर्स का काम सर अंजाम दे रही हैं। अगर हम रिसेंट स्टैटिस्टिक्स देखें तो इन द फिस्कल ईयर 2024 to 2025 $22 billion worth iPhones are manufactured in India alone, and major chunk of those iPhones जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होते हैं टूवर्ड्स द यूएस। तो इस सब में आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न जो कि आए हैं विद अमेरिका फर्स्ट स्ट्रैटेजी के साथ, अपने विजन के साथ टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। सो उनका जो बेट है और जिस थ्रेड के साथ वो टिम कुक को कह रहे हैं कि ऑल दी आईफोन्स जो कि सेल होंगे इन द यूएस शुड बी मेड, असेंबल्ड, मैन्युफैक्चर वट एवर इन द यूएस। तो कहीं से भी इंडिया से, चाइना से या किसी भी दुनिया की कंट्री से आईफोन मैन्युफैक्चर होंगे यूएस में नहीं आएंगे। सो यू नो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाई कि द जॉब्स एप्पल, द ट्रिलियन एंड डिजिलियन डॉलर्स कंपनी क्रिएट कर रहा है फॉर द इंडियन पॉपुलेशन, फॉर द चाइनीज़ पॉपुलेशन, वो जॉब्स क्यों ना हम अपनी अमेरिका की पॉपुलेशन को दें, क्यों ना वो जॉब्स उन्हें मिलें, क्यों ना वो रिसोर्सेज, वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलें, और क्यों ना वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर मैन्युफैक्चर हो और मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना का जो टाइटल है और जो टैग है वो उन पे ना हो। ट्रम्प की फर्स्ट और सेकेंड टर्म दोनों में हमने यूएस चाइना ट्रेड वॉर को कहीं ना कहीं एस्केलेट होते देखा है, इस बार टैरिफ्स के फॉर्म में। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री ने इसे बेनिफिट किया है तो वो इंडिया ने किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज, काफ़ी द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस सम वॉट फ्रॉम द China to the India. The example of Apple and Samsung is in front of us. So इसमें
इंडिया का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, ना कि सिर्फ उनकी पब्लिक के लिए, पॉपुलेशन के लिए जॉब क्रिएशन हुई है, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, असेंबली, इस सब पे इंडिया को एक एक्सेस, एक कंट्रोल, एक अथॉरिटी मिली है। एंड प्रोडक्शन लिंक स्कीम इंडिया की विद एडिंग $2.7 बिलियन इन इट्स जीडीपी, वो काफ़ी हद तक अचीव हुई है, उसमें प्रोग्रेस हुआ है। इसी मिडिल ईस्ट के दौरे में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्बली ही 50% टैरिफ्स लगा दी ईयू पर, और उनकी स्टेटमेंट्स काफ़ी हार्श थी, और उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ्स हैं ये इन रिस्पॉन्स टू द ईयूज़ एक्शंस हैं, जिन एक्शंस में उनके ट्रेड बैरियर्स हैं, उनका ट्रेड डेफिसिट है 250-100,000 बिलियन डॉलर्स का, और साथ ही साथ उनकी कॉर्पोरेट पेनल्टीज़ हैं यूएस पर, एंड सम अदर डिसबैलेंसेस एंड डिसरप्शंस अमंग बोथ एंटिटीज़। तो यू वर्बली 50% टैरिफ्स लगा देना उधर, और इधर टीम क्रू को कह देना कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे और आप एक्सपोर्ट करते रहेंगे आईफोन टू द यूएस डैट आर मेड इन इंडिया, तो आप पे 25% टैरिफ्स लगा दिया जाएगा। एंड ट्विस्ट द स्टोरी इज़ इन द सेम टॉक उन्होंने ये कहा कि हम इंडिया के साथ फ्री ऑफ टैरिफ्स ट्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडिया वांट्स टू ट्रेड विद अस without any tariffs, like tariff free and duty free trade, that means free trade agreement kind of। तो जहाँ पे आप अप्रैल में टैरिफ्स रिवाइज करते हैं और वहाँ आप मैं कह देते हैं कि हम इंडिया के साथ फ्री ऑफ टैरिफ एंड फ्री ऑफ ड्यूटी ट्रेड करना चाह रहे हैं, और बिफोर डैट आप ए सीज़ फायर और मीडिएशन एफर्ट्स में कहते हैं कि यू वांट टू डू ट्रेड विद बोथ कंट्रीज़, और आप अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड इट्स पीपल विज़ इंडिया। तो this implies that Donald Trump's coercive strategies using its position as a global superpower, and also focusing टाइम एंड अगेन ऑन द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। अगर हम कंक्लूजन पे जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर रहा है यूएस का इंडिया पर से सारे टैरिफ, सारी ड्यूटीज़ हटा देना, और क्रूक को थ्रेटन करना कि आप एप्पल जो इंपोर्ट करेंगे यूएस में उस पर आप पे 26% टैरिफ लगेगा। तो जब आप टैरिफ्स हटा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको टैरिफ पे करना पड़ रहा था 26 to 7%, और अब आप वो टैरिफ एप्पल पे इम्पोज कर रहे हैं, तो द सिचुएशन इज़ सेम इफ़ वी सी इट फ्रॉम bird's eye view। तो yes, it will have implications for the India, it will have implications for the Tim Cook, and it may make US to revise its strategy, but let's see where it takes. So now what would be the outlook and way forward for the India in response to the Trump's uncertainty? India would likely to build a shield against the Trump's uncertain decisions। तो इसमें हम देख रहे हैं from the last couple of days कि India is moving towards strengthening its bilateral relations with the other entities like EU, New Zealand, Israel, and Oman. We have seen a recent no trade duties agreement is signed among these countries. न्यू जीलैंड के साथ, ओमान, EU एंड इसराइल के साथ इंडिया ने एक नो ट्रेड एग्रीमेंट, एक काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि इन रिस्पॉन्स टू दी ट्रम्प्स अनसर्टेनिटी है। इफ़ आई कैन प्रिडिक्ट, it would be like India would consolidate its position in SCO, will likely to restore its relations, restore तो नहीं कह सकते हैं, but better and strengthen its relations with the China, and actively engage in the BRI, actively engage in the SAARC, and maybe hopefully it will make a good shift towards Pakistan as well। तो हम दूसरी तरफ आते हैं, जो कि हॉट न्यूज़ ऑफ द डे है, that as early as August 2025
चाइना डिलीवर करने जा रहा है J-35A stealth fighter jets to the Pakistan. Fifth generation technology Pakistan equipped करने जा रहा है with the help of the China, and this will add a huge superiority to the Pakistan's warfare equipments, technology, and weaponry vis-a-vis India. As I've mentioned before in the video, कि इंडिया के पास अभी तक F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं हैं जो कि यूएस से मैन्युफैक्चर्ड हैं. तो ये मोस्ट मॉडर्न एंड मोस्ट फास्ट पेस्ड फाइटर जेट्स F-35 पाकिस्तान जब इक्विप करेगा तो इट विल अगेन बी message for the global powers and for the India as well, that Pakistan is now at equal match with the India. हमने देखा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने लॉन्च किया, ये इसी सुप्रीमेसी, इसी सुप्रियोरिटी के गरूर के अंदर लॉन्च किया कि पाकिस्तान जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ है इंडिया के पास, उनको कभी भी पाकिस्तान जो है वो कॉप नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी डिड नॉट हैव इनफ टेक्नोलॉजी, वी डिड नॉट हैव इनफ मॉडर्न वेपनरी. तो नाउ वो जो चीज़ बैलेंस नहीं थी बिटवीन द बोथ कंट्रीज़ इज़ नाउ, पहले भी बैलेंस नहीं था, और पहले बैलेंस इंडिया की वजह से ख़राब था क्योंकि इंडिया के पास अच्छी वेपनरी थी, और अब बैलेंस जो है वो पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है बाय इक्विपिंग द मोस्ट मॉडर्न वॉरफेयर वेपनरी. तो इसमें सिर्फ वेपनरी या डिफेंस कोलैबोरेशन की नज़र से हम इसको नहीं देखते हैं, बट हम देख रहे हैं कि जो चाइना की इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स द पाकिस्तान इन द आफ्टर मैथ ऑफ दिस मई क्राइसिस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कंसोलिडेट हो रही है, वो स्ट्रेंथन हो रही है, और उसमें हम न्यू आउटलुक दे रहे हैं एज दुनिया बात कर रही है CPEC 2.0 की, क्योंकि चाइना इज़ रेडी टू इन्वेस्ट मोर इन द पाकिस्तान is ready to give more smooth and access to the China towards the Gwadar port. State Bank of Pakistan की रिपोर्ट के मुताबिक from the last couple of years चाइना पाकिस्तान का टॉप फॉरेन इन्वेस्टर रह चुका है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में वो 38.9% इंक्रीज़ हुई है in this fiscal year 2024 to 2025 compared to the previous years, and in the same year around 800 to 900 million dollars were invested in Pakistan from the China, and it is going to see a huge increase in the upcoming years, and China is revising its CPEC towards Pakistan. It is ready to work on the Afghanistan and Pakistan, China, Pakistan and Afghanistan economic corridor, that is often named as KPAC, खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक कॉरिडोर. इकोनॉमिक जो एम्बिशंस हैं चाइना के इन द पाकिस्तान, इन द अफ़गानिस्तान आर नाउ रिवाइजिंग, आर नाउ रीअसेस्ड बाय द चाइना. इट इज़ reworking on ambitions in the aftermath of this Mai crisis. So yes, the geopolitical landscape is going to be evolved in new terms and new forms which will have implications, and जो military economic synergy है between the China and Pakistan वो एक new look लेने जा रही है in the upcoming time, which will be of huge concern for the India and for the US as well. इस सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो को मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो से ऐसे कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि चाइना की प्रोवोकेटिव एंड एक्टिव इंगेजमेंट एंड प्रेजेंस in the Pakistan and in this KPAC that I mentioned, Khyber Pakhtunkhwa Economic Corridor, where Afghanistan will not leave India and the US, assured and unconcerned and unbothered, because it will have the concerns for the India as a strategic and trade partner of the China, and in this shifting of manufacturing hub or withdrawing of the manufacturing hub from the India would make India to see its strategic partners to look for the help from the neighbors. So both the parts are important, necessary and significant
for the India, for its future outlook, for its strategy and the vision for the upcoming times. In the conclusion, we have seen that both the great powers, India and China, are making wiser moves to kick the shots in this playground of great power politics, in this playground of great game of South Asia. And China is revising and reconsolidating the military and economic synergy with its ironclad partner Pakistan, and vis-a-vis the India's moves to have good and collaborative relations with the Afghanistan are now being hit and blown by the China's involvement and its intervention in the Afghanistan. So now China is playing its cards very wisely, and Trump, with his agenda of making America great again, is also played in very good ways. But one of the drawbacks that analysts like me would see in this Trump's provocative actions and its kind of deliberative moves is that it will likely to lose its influence, and as a great power, as a superpower, on the countries like India, Russia, and an organization like EU. But again, it is the action and the strategy of one of the big giants of the world, and of course the other countries and the entities are dependent on the US. They will look for the multilateralism, they will look for the alternatives, but for a time being, for some decades, they have to cope up with this loss, and they will have to make good engagement instead of shifting away from the US. So this is how the geopolitics and the strategic um, um, interest and the national interest work for the great powers as well as the regional players. We are likely to see new happenings in the upcoming time. Thank you for watching me till this very end. I am very humbled and I truly appreciate your time. I'll see you in another video.